हेलो एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे, जिनमें सबसे पहला टॉपिक है ओम्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस पे हमारा एक प्रैक्टिकल भी होता है। उसके बाद हमारे आगे के टॉपिक्स होंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या फर्क होते हैं। तो इन टॉपिक्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो ये क्या स्टेट करता है दैट एट कांस्टेंट टेंपरेचर the potential difference V between the ends of a wire is directly proportional to the electric current flowing through it. इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे दो पॉइंट मार्क करता हूँ, ये हमारे वो पॉइंट है जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब हमें इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही कराना होता है, तो हम कितना वर्क करेंगे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए, वो हमारा V डिसाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट दो मार्क कर लिए A एंड B। मुझे इनके पीछे पोटेंशियल डिसाइड करना है। अब मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया तो क्या होगा? स्विच ऑन करते ही यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे एंड यहां से फ्लो इनका कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, जिसे हमने पिछले लेक्चर में समझा था। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने से हमें एमीटर जो हमने लगा रखा है, ये क्या मेजर करेगा कि इस सर्किट में अभी कितना करंट है। तो हम क्या देखेंगे कि यहां मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने पोटेंशियल 10 वोल्ट्स दिया। 10 वोल्ट्स पोटेंशियल में एमीटर में करंट आया 0.1 एम्पीयर। ठीक है, ये हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन मुझे ज्यादा करंट की नीड है। मुझे क्या ज्यादा करंट चाहिए। अब करंट क्या होता है? वो डिपेंड करता है चार्ज फ्लो पे, क्योंकि I = Q/T होता है। तो I का डायरेक्ट रिलेशन होता है नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर चार्ज फ्लो बढ़ जाए या फिर चार्ज फ्लो जल्दी होने लगे तो हमारा क्या होगा? हमारा करंट बढ़ जाएगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। तो मान लो मैंने इसको 20 कर दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे भी करंट फॉर एग्जाम्पल डबल हो गया, 0.2 एम्पीयर हो गया। ऐसे इसको फिर 30 करेंगे, ये 0.3 हो गया, 40 करेंगे 0.4 हो गया। तो ये हम क्या देखेंगे, जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस भी बढ़ रहा है, और फ्लो ऑफ चार्जेस के बढ़ने से सीधे सीधे हमारा सर्किट में जो करंट है वो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो V होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, कि V बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ओके, अब यहां पे हम एक कांस्टेंट लाते हैं जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में समझेंगे। ये जो रिलेशन हमारा निकल के आता है V = IR, इसे ही मैथमेटिकली ओम्स लॉ का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ओके, अब इसके ऊपर एक ग्राफ, अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो सिंस अभी हमने देखा कि V और I का डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से इनका जो कर्व बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये क्या शो करता है कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। अब हम इसके अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है क्या, इसको हम थोड़ी डिटेल में समझेंगे। रेजिस्टेंस होता है, ये वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो कि रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्जेस को। अब ये होती क्या है और क्यों होती है, पहले हम ये समझते हैं। क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट तो लिखी है दैट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पर ये होती क्यों है ये भी तो देखना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि मेरा ये एक पीस ऑफ वायर, अब इस पीस ऑफ वायर के दोनों पॉइंट पे बैटरी लगी है। ओके, अब इसके अंदर क्या हो रहा है? अब मुझे पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो साथ साथ इसके अंदर बीच में कहीं कहीं प्रोटॉन्स भी तो है, कहीं कहीं न्यूट्रॉन्स भी तो है, तो ऐसे बाकी और पार्टिकल्स भी तो बीच में कहीं ना कहीं होंगे। तो ऐसे मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स यहां ड्रॉ कर दिए। ये पार्टिकल क्या शो करते हैं? ये पार्टिकल्स क्या है? इसके अंदर के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, जो अपनी जगह से ट्रैवल तो नहीं करते, बट हाँ रास्ते में है जरूर। अब क्या होगा, हमने पहले लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर एक जिगजैग मूवमेंट होता है। हम बाहर से पोटेंशियल इसलिए देते हैं ताकि इस जिगजैग मूवमेंट को हम एक कंटीन्यूअस मूवमेंट में कन्वर्ट कर सके और एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस बना सके, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी इन सबके बीच में से निकलता हुआ इस पॉइंट से पूरा एक क्रॉस
कंटिन्यूअस फ्लो बनाने की कोशिश करता है। अब इस कंटिन्यूअस फ्लो के लिए क्या जरूरी है कि वो पूरे क्रॉस सेक्शनल वायर से घूम जाए। अब जब ये क्रॉस सेक्शनल वायर से घूमता है तो रास्ते में इसके प्रोटॉन्स है, इसके रास्ते में न्यूट्रॉन्स भी पड़े हैं और इसका खुद का मोशन भी है। तो जब ये जाता है, मान लो ये प्रोटॉन से टक्कर होगी, फिर ऐसे इसकी न्यूट्रॉन से टक्कर होगी, तो इसके रास्ते में ये सब क्या है, रुकावटें हैं। ये सब रुकावटें, ये हिंड्रेंस है। तो इसकी वजह से जब जब ये जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, तो इन रुकावटों की वजह, जो रुकावटें इसके रास्ते में आ रही है, इसी रुकावटों को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जिसमें रुकावटें ज्यादा, जिस भी मटेरियल में रुकावटें ज्यादा, वहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी नहीं होता। ठीक है, जहां पे रुकावटें कम वहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होता है। तो रेजिस्टेंस क्या कहता है, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी की वो अपोज करेगा। तो जहां पे तुम देखोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वहां करंट की वैल्यू बहुत कम होगी। इसको हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। अगर मैं इसी इक्वेशन को V इक्वल्स टू आई आर को मैं कुछ इस फॉर्म में लिखूं, दैट V इक्वल्स टू आई आर एंड I इज इक्वल टू V अपॉन R। अगर मैं यहाँ पे V कांस्टेंट मान लो मैंने यहाँ पे 24 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो V कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं, अगर V कांस्टेंट कर दूं, तो जो हमारा I का रिलेशन है R के साथ, वो कैसा बिल्ड हो गया, इनवर्स। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा। तो ये चीज हमें यहाँ समझनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस इनवर्स रिलेशन रखता है करंट के साथ, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट का। इसका मतलब रेजिस्टेंस ही वो फैक्टर है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है या फिर करंट को रोक रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हम इस बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस सबसे पहला फैक्टर होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब मान लो हमने अभी देखा कि ये बिकॉज ऑफ द हिंड्रेंस और बिकॉज ऑफ द अपोजिशन, या ये ऐसा लगा कि ऑब्स्टेकल जो रास्ते में पड़े उनकी वजह से इनके बीच में रुकावटें ज्यादा आती हैं। तो अगर लेंथ ऑफ द वायर लंबी होगी, मतलब हमें बहुत दूर तक कनेक्शन पहुंचाना है, बहुत बड़ा वायर है, तो अगर वायर बहुत बड़ा है तो उसके अंदर रुकावटें भी पूरे रास्ते में ज्यादा होंगी। सिंपल सी बात है, अगर तार लंबी है तो रास्ते में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने में दिक्कतें भी ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि इसमें रुकावटें भी ज्यादा होंगी। राइट, तो असली अगर इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, तो इनके लिए रास्ता अगर लंबा है तो रास्ते में रुकावटें भी ज्यादा होंगी, क्योंकि जितना लंबा रास्ता है उतनी ज्यादा कोलिजन्स होंगे। कोलिजन जितने ज्यादा उतना ज्यादा रुकावटें, मतलब वो अपनी जगह आएंगे, फिर पीछे चले जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर पीछे आएंगे। ये आपस में प्रोटॉन से भी कोलाइड करते हैं, न्यूट्रॉन से भी कोलाइड करते हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड कर जाता है प्रोसेस में। तो ये जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है वो ज्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है, क्योंकि अगर रास्ता छोटा होगा तो मेरे पास रास्ते में ऑब्स्टेकल्स भी थोड़े कम मिलते हैं और मेरे कोलिजन भी कम होते हैं। मान लो ये दोनों सेम मटेरियल के हैं, सेम सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे लेंथ कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मैंने बराबर रखा है, दोनों बराबर मोटी वायर है। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके रास्ते में इसको कम कोलिजन फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, रास्ता बहुत छोटा है, तो रास्ते में रुकावटें भी कम से कम फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम समझते हैं इसका रिलेशन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर मान लो एक मैंने लिया थिक वायर, एक मैंने लिया थिन वायर, ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल सेम है बस, और लेंथ भी सेम रखी है, बस हमने जो डिफरेंस लिया है वो ये कि एक का डायमीटर बड़ा है और एक का डायमीटर छोटा है, जिसे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा मतलब क्या है, ये वाला एरिया या ये वाला एरिया, ठीक है, सेम यहाँ पे भी ये वाला और ये वाला, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक में हमने कम लिया, एक में हमने ज्यादा लिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो कि रास्ते में बहुत बहुत थिन है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इन सब की पैकिंग बहुत क्लोज होगी, और पैकिंग क्लोज होने की वजह से यहाँ पे कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम रखेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो मतलब कैसा रिलेशन बैठ रहा है, इनवर्स। इस चीज को हम यहाँ भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हारा, इस वायर के अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो हमारे पास फिर भी जो इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या इतना टाइटली पैक नहीं है, इसमें पैकिंग थोड़ी लूज है, यहाँ पे दूर दूर पड़े हुए हैं।
तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को निकलना होगा तो इलेक्ट्रॉन को इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी जितनी डिफिकल्टी उसे एक थिन वायर से निकलने में आई थी। तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन कम होगा। नंबर ऑफ कोलिजन का मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे जहां रेजिस्टेंस, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है वहां रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये एक तरीके से इसके बीच में एक इनवर्स रिलेशन बिल्ड हो गया। ये कैसा रिलेशन बिल्ड हो गया? इनवर्स रिलेशन, कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को कंबाइन करके यहां लिखते हैं। इसे मैंने इक्वेशन 2 माना है, तो बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब इस दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो हम यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अब यहाँ पे ये एक रिलेशन बिल्ड हो गया। यहाँ पे जब हम इसमें इक्वल टू का साइन लेकर आएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम रो के नाम से जानते हैं। ये क्या? रो। और ये होता क्या है? ये होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी ही वो प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी ही वो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होता है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है हर एक मटेरियल के लिए, और इसकी वजह से ही हमें अपोजिशन मिलता है। जहां पे रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशन है रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी के साथ। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। तो जिन जिन मटेरियल में रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और जिनमें रेजिस्टिविटी कम होती है वहां रेजिस्टेंस कम होता है। तो यही फैक्टर डिसाइड करता है कि वो मटेरियल में करंट का फ्लो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और इसी वजह से हमारा नेचर ऑफ द मटेरियल, हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये रेजिस्टिविटी से डायरेक्टली एक्सप्लेन हो पाता है कि अगर नेचर ऑफ द मटेरियल कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब क्या होगा? अगर ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें जो हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो 10 टू द पावर -8 ओम मीटर टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर तक है, तो हमारा रेजिस्टिविटी अगर इस रेंज का होगा तो ये अच्छा कंडक्टर है। मतलब रेजिस्टिविटी वैल्यू बहुत कम है, 10 टू द पावर -8 टू -6, बहुत छोटी वैल्यू है। तो रेजिस्टिविटी बहुत छोटा है तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, फ्लो चार्ज इजीली हो पाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक सिंबल यूज किया ओम। अभी ओम क्या होता है? जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसकी एसआई यूनिट होती है। जैसे कि मैं इसे यहां लिख देता हूं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओके, ठीक है, ओम। अब यहाँ पे ओम मीटर कैसा है ये भी हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे रो निकालना है, तो रो कैसे हो जाएगा? आर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर इंटू ए अपॉन एल हो गया। रेजिस्टेंस की अगर ओम होती है यूनिट, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है और लेंथ की मीटर होती है, तो यहां से 1 मीटर और 1 मीटर कट जाएगा तो बचा क्या? ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। अब ये तो कंडक्टर की बात हुई। कंडक्टर में रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से रेजिस्टेंस कम होता है और इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो इजी हो पाता है। वहीं अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, इंसुलेटर्स में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो कुछ 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर के आसपास होती है। ये देखो कितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू है, इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू है, रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होने की वजह से हमारा जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है वो हो नहीं पाता। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कंडक्टर में भी सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब जो है इजीली कंडक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स में हमारे पास रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, तो इन सब में क्या करंट पास नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये इंसुलेटर कैटेगरी होती है, कंडक्टर कैटेगरीज होती है। एक और फैक्टर होता है जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो जो चौथा फैक्टर होता है दैट इज टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के बारे में हम डिटेल में यहाँ तो पढ़ते नहीं है, वैसे ये ज्यादा डिटेल में हमारे नेक्स्ट क्लास मतलब 11th में ज्यादा डिटेल में आता है, बट फिर भी हम यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कि टेम्परेचर के साथ क्या डिफरेंस आता होगा हम इसे जान लेते हैं, क्योंकि हमने ओम्स लॉ में एक स्टेटमेंट में चीज पढ़ी थी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि ये जो V और I का रिलेशन है वो तभी तक मेंटेन रहेगा जब तक हम उस वायर को कांस्टेंट टेम्परेचर में देख रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर के वैरी होने से बहुत ज्यादा बड़ा चेंज आता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, अभी जो फ्लो बहुत स्मूथ जा रहा है, मान लो कि अभी इलेक्ट्रॉन बहुत स्मूथली यहां से यहां जा रहे हैं, दो कोलिजन हो रहे हैं, बट क्या होगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें? जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन में जो मूवमेंट है वो क्या और तेज हो जाता है। तो अभी क्या पहले मूवमेंट स्लो था या पहले मूवमेंट था, लेकिन उनमें जो कोलिजन जो हो रहे थे दैट वाज
इनफ कि हम फिर भी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे जगह ले जा पा रहे थे। लेकिन क्या होगा जब इसके अंदर एनर्जी ज्यादा डेवलप होगी तो क्या होगा, कोलिजन की स्पीड भी सॉरी ज्यादा ही तेज कोलिजन हो गया लगता है। तो कोलिजन क्या होगा, ज्यादा कोलिजन होंगे, कोलिजन बढ़ने से क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से ऑब्वियसली फ्लो ऑफ चार्जेस थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो करंट का रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बिल्ड होता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। बट इस रिलेशन को हम आगे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वहां पे एक फॉर्मूला 11 पे इंट्रोड्यूस होता है, बट यहाँ पे उससे पढ़ के आपको कंफ्यूज करने का मेरा कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ इतना समझेंगे कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है, और सेम आज रेजिस्टिविटी के साथ भी टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसलिए आप देखोगे आपके बुक में एक टेबल भी बना हुआ है 12.2, जिसमें पूरी टेबल में सारे मटेरियल्स के रेजिस्टिविटी लिखी हुई है, लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसमें एक शायद T = 20 डिग्री सेल्सियस पे लिया हुआ है, और उस पे सारे रेजिस्टिविटी की वैल्यू लिखी हुई है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बदल देंगे तो ये रेजिस्टिविटी भी बदल जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम सारे वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इनके न्यूमेरिकल जितने टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे काफी सारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। ओके, तो अब हम इन टॉपिक्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज 220 वोल्ट्स, तो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। गिवन हमें क्या गिवन है, V दे रखा है हमें 220 वोल्ट्स, ओके, एंड एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पीयर, यानी कि हमें I दे रखा है 5 एम्पीयर इज फ्लोइंग थ्रू इट, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब इसमें बेसिकली क्या है, V = IR फॉर्मूला है, तो कभी हमें VI दे देगा, बोलेगा R निकालो, कभी IR दे देगा, बोलेगा V निकालो, कभी VR दे देगा, बोलेगा I सॉल्व करो। तो इस तरीके से ही इसमें बदलते रहते हैं, बस यहाँ पे खेल क्या होता है, यूनिट्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे अगर मुझे क्या निकालना है R, तो मुझे पता है, मैंने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, दैट V = IR है। अब इसको हम यहां सॉल्व करेंगे, V = IR, तो यहां पे हमें R निकालना है, जिसको निकाला हमने लेफ्ट पे कर लिया, बचेगा क्या इक्वेशन में, V/I। अब V की वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 220, I की वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 5। अभी 5 एम्पीयर 220 से कैंसिल करेंगे, ये 44 और यूनिट क्या आएगी, ओम। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो हमारा आंसर क्या है, 44 ओम। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम आगे बात करते हैं, सबसे अच्छी क्वेश्चंस बनते हैं रेजिस्टेंस के टॉपिक पे। रेजिस्टेंस, इसके बाद और भी हम इसके बाद रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स कैसे होते हैं, तो हम कैसे कैसे रेजिस्टर को एक सर्किट में लगा सकते हैं, वो एक सेकंड टॉपिक है, वो एक बहुत मेजर टॉपिक है, उसमें बिल्कुल अलग से करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ उस फॉर्मूले की बात करें जो हमने अभी पढ़ा था, दैट R = ρL/A, तो उन फैक्टर्स पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन क्या होगा, हमें रेजिस्टेंस निकालने को दे देगा, ρLA सब दे देगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया, तो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। क्वेश्चन में बोला है द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कितना है, इज इक्वल्स टू ρ = 10 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो हमें रेजिस्टिविटी दे दी 820 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर के यहाँ रोल नहीं है, यहाँ पे बस हम इतना बोलेंगे कि हमें पता है ओम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे लगता है, तो हमने टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर लिया, या रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे इतनी है। फिर फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम वायर। अब इसका हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, और वायर लेंथ दे रखी है हमें 2 मीटर एंड थिकनेस दे रखी है, थिकनेस मतलब डायमीटर दे रखी है, क्योंकि इसमें वायर कुछ इस तरीके की है जिसमें ये हमें क्या दे रखा है 2 मीटर्स, और हमें थिकनेस यानी कि ये पार्ट हमें दे रखा है 0.3 mm, ओके, बहुत ही पतली वायर है, और इसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, तो हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है बेसिकली, ठीक है। तो वो कितना है 0.3 mm में है, हमें ये भी ध्यान देना। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेजिस्टेंस। तो पहले तो हमने क्या किया, जो जो हमें गिवन था हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए यूनिट चेक करते हैं, यहाँ पे ओम मीटर है, यहाँ मीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिलीमीटर है, और ऊपर से डायमीटर दे रखा है। अब हमें किसी वायर का क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो क्रॉस सेक्शन निकालने के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए ये क्या होगा, एक सर्कल होगा, ठीक है। हम सिलिंड्रिकल वायर मानते हैं, तो इसका ये जो एज होता है दैट इज ये क्रॉस सेक्शन इज सर्कल। अब सर्कल का एरिया होता है πr², तो हमें फॉर्मूले में πr² का इस्तेमाल करना है, या πd/2 का होल स्क्वायर।
तो हम दोनों लगा सकते हैं, लेकिन डायमीटर की यूनिट अभी एमएम में है, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे हम मीटर्स में। तो ऐसे क्या हो गया, ये किस में आ गया, मीटर्स में। ओके, अब हम पाई आर स्क्वायर का अगर फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो हम इसमें आर की वैल्यू निकालनी चाहिए, नहीं तो हम सीधे पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन पता है कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर मुझे हमें फॉर्मूला लगाना है तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे नाउ सिंस मुझे पता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, रो मेरे पास है, एल मेरे पास है, ए मेरे पास नहीं है, तो इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। और इसके बाद फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब मुझे एरिया क्रॉस सेक्शन निकालना है, मुझे पता है सर्कल है, तो मैं एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा सीधे। हमें डायमीटर दे रखा है तो फॉर्मूला लगाऊंगा डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करूंगा, पाई की वैल्यू मैंने ले ली 3.14, डी की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3/2 और इसका होल स्क्वायर। अब ये थोड़ा सॉल्व करना टफ है, बट मुझे इसका आंसर पता है, तो मैं इसका आंसर 70.65 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर स्क्वायर, तो कुछ इतना एरिया आ रहा है। और ये मेरे पास सॉल्यूशन था तो मैंने देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं आपको इस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत ज्यादा ही कैलकुलेशंस होते नहीं है। तो हमने यहाँ पे एरिया निकाल लिया। अब इसको फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हमने निकाल ली है उस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो जब हम वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो r इक्वल्स टू रो की वैल्यू में पता है दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -8। तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ सॉल्व नहीं करते, हम यहाँ सॉल्व करते हैं। r इक्वल टू हमें पता है रो l बाई a है, तो रो की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। रो की वैल्यू मेरे पास चलेगी। फिर हमें पता है l की वैल्यू 2 है, तो हमें l की वैल्यू पता है। फिर हम नीचे देखेंगे, यहाँ पे आंसर आया 70.65 इंटू 10 टू द पावर -10। ओके, तो कुछ इस तरह की वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करें फर्दर तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -8, बेस सेम है, यहाँ पे 10 टू द पावर 1 है। तो जब बेस सेम होता है हम सीधे क्या करते हैं, पावर को अगर मल्टीप्लाई में तो ऐड कर देते हैं और अगर डिवाइड में तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम ऐसे ही करते हैं, हम बाकी सारी वैल्यू से छोड़ देते हैं, जैसे 2/70.65 मैंने छोड़ दिया और 10 की पावर को मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ पे क्या है 1 -8 और नीचे क्या है डिवाइड में है, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि नीचे माइनस होता है, बट ये जब ऊपर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -10 हो जाएगा, ये क्या जाएगा -10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा 2/70.65, अब ये कैंसिल बचेगा 10, तो ये 20 बच गया। इसको आगे सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ 0.26 ओम के आसपास आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें क्या कैलकुलेशन काफी ज्यादा थी, लेकिन क्या हुआ न्यूमेरिकल में हमें क्या रो दिया, एल दिया, डी दिया, हमने सिंपल एरिया निकाला, हमने पुट किया करके आंसर निकाल दिया। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है जो जनरली आता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमें वैल्यूज दी थी, यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी। यहाँ पे बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं वैल्यूज नहीं है तो सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या देखा, बल्कि देखा जाए तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी है। यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर बिकम्स हाफ व्हेन इट्स लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू डबल। इसका मतलब क्या है, पहले मैं मानता हूं कि दो कंडीशंस है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या था, r इक्वल टू लेट्स से r मैं ओल्ड कहता हूं और r न्यू केस कहता हूं। तो r ओल्ड में क्या था, रेजिस्टेंस r था कब, जब लेंथ हमारी l के बराबर थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा a के बराबर था, ठीक है। तो उस वक्त जो हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर देखा है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर बिकम्स हाफ व्हेन लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू डबल, हाउ इज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी क्या कांस्टेंट है, वो वैरी नहीं करती दोनों केस में। तो ये हमने एक न्यू केस ओल्ड केस लिया। वहीं नए केस में एक न्यू केस क्या किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया। तो ये हो जाएगा a न्यू व्हिच इज इक्वल टू a/2। ओके, लेंथ हो गया स्ट्रेच टू डबल,
तो L इक्वल टू न्यू केस में 2L के बराबर हो गया। मतलब इसे अगर हम सोच थोड़ा क्वेश्चन में समझे तो क्वेश्चन में वायर कुछ ऐसी थी, हमने इसको स्ट्रेच किया मतलब दोनों तरफ पकड़ के खींचा, तो खींच के इस वायर की लेंथ डबल हो गई और एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया। देखो एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो गया और लेंथ बढ़ गई है। ठीक है, तो अभी हम नए केस में नया आर निकालना है कि उस नए केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे रो तो फिर सेम ही रहेगा, रो की वैल्यू तो कोई चेंज नहीं रहेगा। ओल्ड में भी और न्यू में दोनों के केस में वो रो के बराबर है। अगर मैं ओल्ड केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू देखता तो वो रो L बाय ए होती। L हमने कैपिटल लिया है तो रो L बाय ए आता। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। ओके, अब यहां पे अगर मैं सॉल्व करूंगा न्यू केस में तो ये क्या हो जाएगा, आर एन इक्वल टू रो एल एन अपॉन ए एन। वैल्यूज पुट करूं तो रो इक्वल टू लेंथ न्यू क्या है 2L के बराबर है, एरिया कितना है a बाय 2 है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो 2 है नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा तो इट विल बिकम 4 रो L बाय a। अब देखो ये टर्म हमने देखा हुआ है, ये हमारा वही रेजिस्टेंस है जो हमें पहले मतलब जो इस वायर का रेजिस्टेंस पहले था, दैट इज इक्वल टू R। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की जगह R पुट कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 4R। तो हम क्या देंगे, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, सीधे निकाल दिया कि जो नया रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स आया है पहले वाले रेजिस्टेंस के। और हमने कैसे निकाला, ये आपके सामने है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे पहले एक वैल्यू निकाली थी पहले वाले रेजिस्टेंस की, क्योंकि वो भी हमें नहीं दे रखी थी। उस रेजिस्टेंस का हमने यहाँ देखा कि रो L बाय ए तो हमारा R के बराबर था, तो उस इक्वेशन को हमने यहाँ यूज करके R की वैल्यू रख दी। और R की वैल्यू रखने से हमें डायरेक्ट मिल गया कि जो नया रेजिस्टेंस है वो पिछले रेजिस्टेंस के 4 गुना है। तो हमने वहां पे लिख दिया द न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ये क्या एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, यहाँ पे क्या वैल्यूज नहीं दी होती, बट हमें स्टेटमेंट को समझना होता है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमें गिवन होता है उन सबको हम यहाँ लिखकर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, जैसे यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं लेकिन फिर भी हमें स्टेटमेंट को समझना है और देखना है कि क्या हो रहा है, नया केस में रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जैसे हमें दे रखा है कि a 4 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट। ये डबल्ड ऑन इट क्या है, अब देखो यहां पे एक वायर का पीस दे रखा है, ओके, जिसका अभी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, डबल डॉलिंग का मतलब क्या है कि हमने बेसिकली इसको लिया और फोल्ड कर दिया इसके ऊपर, मतलब ये वायर कुछ इस तरीके थी और इसको मैंने फोल्ड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका डबल हो जाएगा और लेंथ इसकी छोटी हो जाएगी। ठीक है, मतलब इस वायर को लेके इस वायर को मैंने इसके ऊपर फोल्ड कर दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, डबल हो जाएगा और उसकी लेंथ हाफ हो जाएगी। तो नए केस में जो लेंथ है मेरी वो हो जाएगी L बाय 2 और एरिया मेरा हो जाएगा 2A। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चंस में कोई वैल्यू नहीं लिखी थी, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ के फिर इसको आंसर करना था। ये सेम क्वेश्चन ये हमारे सॉल्व एग्जाम्पल का है एनसीईआरटी बुक का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पहले क्या गिवन था, हम सिमिलरली ऐसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें 2 कंडीशंस दे दी, तो हम पहले क्या करेंगे, ओल्ड कंडीशन देखेंगे कि ओल्ड कंडीशन में क्या है। ओल्ड कंडीशन में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सिंपली रो L बाय ए के बराबर था। ठीक है, लेकिन नए केस में क्या हुआ, ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। नए केस में क्या हुआ, आर न्यू हमें निकालना है कब, जब जो न्यू लेंथ है हमारी वो L बाय 2 हो गई और एरिया जो न्यू है वो हमारा 2A हो गया। ओके, तो इस तरीके से वैल्यूज कुछ बदली हैं। इस बार एरिया और क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, लेंथ इसकी हाफ हो गई। अब यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी होगी वो तो हमेशा सेम ही रहती है, तो यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे नया रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो आर एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला आर एन की वैल्यू पुट करेंगे तो आर एन क्या हो जाएगा हमारा, रो एल एन अपॉन ए एन। तो रो की वैल्यू एल एन की वैल्यू क्या है, L बाय 2, तो L बाय 2 पुट करेंगे यहाँ पे और नीचे क्या करेंगे 2A। तो यहाँ पे L बाय 2 है तो ये जो 2 है वो नीचे चला जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी कुछ रो
1/4 रो L बाय A। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम के बराबर है, तो ये जो रेजिस्टेंस है पिछला वाला वो 4 ओम के बराबर है, जो कि रो L बाय A के बराबर है। तो रो L बाय A की जगह मैं R नॉट पुट करूंगा या R ओल्ड वैल्यू पुट करूंगा, और जिसकी वैल्यू मुझे पता है 4 है, तो यहाँ पे 4 रखा, 4 से 4 कैंसिल हुआ, और जो नया रेजिस्टेंस आया दैट इज 1 ओम। तो इस तरीके से हमने नया रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो इस तरीके काफी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और मतलब आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको इस टॉपिक्स में मिलता है, आप उतने ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जनरली अगर इस फॉर्मूले बनते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। और दूसरा जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, रेजिस्टेंस का क्या सिस्टम पॉसिबल है, हम उसे अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू सो मच।